नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में समान नागरिक संहिता की जो कवायद लंबे समय से चली आ रही है, उसे अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करने चले हैं। हालांकि राह आसान नहीं होगी, क्योंकि गोवा को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हो पाई है। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा और अभी तक हर धर्म का अपना अलग कानून है, जिसके हिसाब से व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक जैसी चीजों पर निर्णय होते हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है और 1989 के आम चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सरकार से सवाल किए जा चुके हैं। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। तो वहीं पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है। वर्तमान समय में हर धर्म के लोगों से जुड़े मामलों को पर्सनल लॉ के माध्यम से सुलझाया जाता है। समान नागरिक संहिता का मसला अब विधि आयोग के पास है और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसी साल 31 जनवरी को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को एक पत्र लिखकर बताया था कि समान नागरिक संहिता का मामला 21वें विधि आयोग को सौंपा गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था और अब इस मामले को 22वें विधि आयोग के पास भेजा जा सकता है। और उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पिछले साल की तुलना में यह बजट 152 करोड़ 94 लाख रुपए ज्यादा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया है। इस कार्य योजना में सभी प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दे दी है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 891.83 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। डॉक्टर पंकज पांडे ने यह भी बताया है कि वार्षिक कार्य योजना के तहत अब राज्य के सभी जिलों को मोतियाबिंद मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। 9 जिलों को कुष्ठ और 8 जिलों को मलेरिया से मुक्त कराने का अभियान चलेगा और केंद्र सरकार ने एसपीएस ऋषिकेश में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने का भी बजट स्वीकृत कर दिया है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुनस्यारी, सितारगंज, धौलादेवी और रिखड़ीखाल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। तो वहीं रितु खंडूरी ने एक अहम बात कह दी है, जहां उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक दायित्व है। मैं निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। दरअसल ये कहना है स्पीकर पद पर नामांकन करने वाली विधायक रितु खंडूरी का। रितु दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं और इस बार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद किया है और उन्हें स्पीकर पद पर नामांकन करने के योग्य समझा गया, इसके लिए भी धन्यवाद किया। स्पीकर चुने जाने के बाद रितु ने कहा है कि सबसे पहले तो उन्हें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, विधायी और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े नियम कानूनों को समझना होगा। रितु ने यह भी कहा कि पिछले 8 और 9 सालों में महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। उनका नामांकन किसी कड़ी का हिस्सा है। रितु ने यह भी कहा कि वो महिला सदस्यों और श्रमिकों की सुविधा के लिए काम करेंगी। साथ ही रितु के विधानसभा अध्यक्ष पद पर नामांकन से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की महिला विधायक उत्साहित हैं। उन्होंने इस निर्णय की तारीफ करते हुए इसे प्रदेश की महिलाओं का सम्मान बताया है। केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का कहना है कि पार्टी ने रितु को विस अध्यक्ष पद के लिए चुनकर उत्तराखंड की मातृशक्ति का सम्मान किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने इस निर्णय को मातृशक्ति का सम्मान बता दिया है। बताते चलें कि बृहस्पतिवार को रितु ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन सौंपा था और इसी के साथ ही हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि रितु खंडूरी को स्पीकर बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है।
और उन्होंने कहा कि वो तो यही चाहती थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मंत्रिमंडल में जगह न पा सकने वाले विधायकों की नजर अब विस उपाध्यक्ष की कुर्सी पर होगी और इस पद को लेकर रायपुर विधायक उमेश शर्मा, राजपुर विधायक खजान दास के नाम भी चर्चाओं में हैं। अब भारत तिब्बत सीमा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने के बाद अब कुमाऊं मंडल विकास निगम इस बार आदि कैलाश यात्रा वाहनों से कराएगा। अधिक से अधिक लोगों को यात्रा से जोड़ने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निगम ने नोएडा की संस्था डिवाइन मंत्रा के साथ ही यह अनुबंध किया है। सड़क न होने के कारण आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों को लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता था। इस बार अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों और सीमा सड़क निर्माण विभाग की पहल की वजह से नाभीढांग और जोलीकांग तक एनएच का निर्माण कराया जाएगा और ये कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि निगम के अधिकारियों का दावा है कि इस बार पूरी यात्रा वाहनों से कराई जाएगी और किसी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। निगम के प्रबंधक निदेशक नरेंद्र सिंह भंडारी और महाप्रबंधक एपी वाजपेयी ने बताया है कि जून के पहले हफ्ते से ये यात्रा शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। डिवाइन मंत्रा ने यात्रा की पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया गया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ही निगम ने नोएडा से एक संस्था से अनुबंध किया है। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा के बराबर प्रमुखता दी गई है। आदि कैलाश हूबहू कैलाश पर्वत की छवि है। ऐसी मान्यता है कि आदि कैलाश पर भी समय समय पर भोले बाबा का निवास रहा है। ओम पर्वत 3 दिशाओं में सीमाओं से लगा हुआ है और इस स्थान के धार्मिक और पौराणिक महत्व का वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों में भी मिलता है। निगम के अधिकारियों का यह कहना है कि यात्रियों के अनुभव को और बेहतर करने के लिए निगम और मंत्र यात्रा, हवन पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 50,000 के नकली नोट बरामद किए गए। साथ ही नोट बनाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही दोनों का आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बृहस्पतिवार को ही एसपी देहात प्रेमेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि देहात क्षेत्र में दुकानों पर नकली नोट चलाने की शिकायत मिल रही थी। इसी बीच एसएसपी ने नकली नोट चलाने वालों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। तभी से पुलिस नकली नोट चलाने वालों की तलाश में जुट गई थी और इसी बीच बुधवार को खानपुर पुलिस दलावाला बॉर्डर के पास से चेकिंग कर रही पुलिस को एक आरोपी मिला। आपको बता दें कि शक होने पर एक कार को रोक लिया गया और उसकी तलाशी की गई और उसके बाद कार सवार 2 युवकों के पास से 100 और 50,000 रुपए नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को कार समेत थाने में ले गई और इसके बाद पूछताछ में दोनों ने अपना नाम कुर्बान उर्फ लालू और मनोज बताया। साथ ही बताया गया कि वो खुद ही नकली नोट छापते हैं और इस पर पुलिस ने कुर्बान के घर पर भी छापेमारी की। वहां से प्रिंटर, स्कैनर, पेपर शीट और पेपर कटर बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन दोनों ने बताया है कि वो घर पर ही नकली नोट छापते थे और मनोज बाजार में नोट चलाते थे। एसपी देहात ने बताया है कि दोनों हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में देहात क्षेत्र में नोट चलाते थे। दोनों ने पूछताछ में यह भी बताया कि 100 के नकली नोट ही छापते थे। एसपी देहात ने यह भी जानकारी दी कि ये पता नहीं चल पाया है कि दोनों अब तक कितने नकली नोट छाप चुके हैं। आशंका यह भी है कि दोनों से अलग भी कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं और इनका पूरा एक गिरोह है। पुलिस फिलहाल कुछ लोगों के शक पर आधार पर पूछताछ कर रही है और इस मामले में कार्रवाई जारी है। और रोडवेज ऋषिकेश डिपो किसी ना किसी मामले से हमेशा सुर्खियों में बना रहा है। ऋषिकेश से रैपिडो चलाने वाली बस में नवजात बच्चे संग सवार हुई एक महिला की सीट पर सामान रखवा दिया गया। मजबूरन महिला को बच्चे के साथ 11 घंटे का सफर खड़े खड़े करना पड़ा। कार्रवाई की बात तो परिचालक रोडवेज कर्मचारियों का नेता निकला और कार्रवाई करने के रोडवेज प्रशासन को 10 दिन लग गए हैं। बता दें आपको कि 14 मार्च को दोपहर 1:30 बजे ऋषिकेश डिपो की एक बस रुपेडिया के लिए रवाना हुई थी। जानकारी के अनुसार 52 सीटर बस में करीब 70 से अधिक सवारियां बैठा रखी थी।
नजीबाबाद में बस के परिचालक ने महिला को सीट से खड़ा करवा दिया। उसकी सीट पर सामान रखवा दिया गया और नजीबाबाद से रुपेड़िया तक 11 घंटे का सफर इस महिला ने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर खड़े खड़े किया। इस दौरान बस में सवार एक नेपाली युवक ने महिला की वीडियो बनाकर एजीएम रोडवेज ऋषिकेश और आरएम संचालन देहरादून को भेज दिया। रोडवेज मुख्यालय से एजीएम ने ऋषिकेश को कार्रवाई के आदेश दिए और इसी के साथ ही कार्रवाई होने में 10 दिन का समय लग गया। कार्रवाई होने में देरी को लेकर भी कोई परिचालक के रोडवेज कर्मचारी यूनियन का नेता बता रहा है तो कोई इसे रोडवेज परिचालक की मनमानी बता रहा है। रुपेड़िया रूट पर जाने वाली सवारियों ने अधिकांश नेपाल मूल के लोग शामिल होते हैं और इनके साथ ही इनका घरेलू सामान भी जाता है। तो वहीं कुछ सामान को छत पर रखवा दिया जाता है और बाकी सामान को सीटों और सीटों के नीचे रखवाया जाता है। सवारियों को भी ठूस ठूस कर बस में भर दिया जाता है। तो वहीं एजीएम ऋषिकेश डिपो पीके भारती का ये कहना है कि इस मामले में रोडवेज मुख्यालय की ओर से शाम को मेल आई थी और सुबह कार्रवाई कर दी गई। होली के कारण कार्रवाई में देरी हो गई थी। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि रुड़की से सामने आ रही है। यहां पर एक सूटकेस में युवती का शव रखकर ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पुलिस ने युवक से उगलवाया और युवक ने कहा कि दोनों में प्रेम संबंध थे। लोगों के तंज से परेशान होकर युवती ने खुद ही जहर खा लिया। शव गंगानगर में फेंक कर वो कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों के परिजनों को मामले की सूचना दी है। तो भाई पुलिस का ये कहना है कि ये मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है और तहरीर आते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम को करीब 5 बजे हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी युवक स्कूटी पर एक सूटकेस लेकर मुकर्रबपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में कमरा लेने गया था और उसके कुछ ही देर बाद युवती को लेकर आया और कमरे में चला गया। रात करीब 8 बजे वो सूटकेस लेकर नीचे उतरा था। पसीने में लथपथ देखकर मैनेजर ने उसे परेशानी पूछी। गेस्ट हाउस की मालकिन ने भी सीसीटीवी कैमरे में युवक को इस हालत में देखा तो उसे शक हुआ। उसने मैनेजर को कॉल कर सूटकेस चेक करने की बात कही। मैनेजर ने युवक से सूटकेस चेक करवाने की बात कही लेकिन उसने इनकार कर दिया। साथ ही वो भागने का प्रयास करने लगा। ऐसे में मैनेजर ने शोर मचाया और लोगों ने इस युवक को पकड़ लिया। सूटकेस खोलकर देखा गया तो उसमें युवती का शव रखा हुआ था। सूचना मिलते ही एसओ धर्मेंद्र राठी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। और रुद्रपुर और काशीपुर हाईवे पर 16 टायर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। इस दौरान कार चला रहे शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार प्रधानाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि घायल प्रधानाचार्य को सीएचसी में पहुंचाया गया जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार जसपुर के गांव श्यामनगर निवासी और काशीपुर के महुआ डाबरा में स्थित एक नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक गणपत सिंह बृहस्पतिवार को किसी काम से प्रिंसिपल अतुल के साथ कार से रुद्रपुर जा रहे थे। रुद्रपुर और काशीपुर हाईवे स्थित एक पॉलिटेक्निक कट पर उस सामने से आ रहे 16 टायर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में गणपत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं अतुल गंभीर रूप से घायल बता गए। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई है। तो वहीं कोतवाल बीएस ब्रिजवाल चौकी इंचार्ज प्रकाश बिष्ट भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से मृतक के शव और घायलों को बमुश्किल बाहर निकाला। घायल अतुल को निजी वाहन से सीएचसी में भी भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने यह भी बताया कि सूचना के बाद भी एम्बुलेंस काफी देरी के बाद पहुंची। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। धामी के साथ ही 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पर इस नई कैबिनेट में शामिल हुए सदस्यों के बारे में समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करने में सफल रही, तो वहीं काफी मंथन किए जाने के बाद आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगी है और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया।
और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्रियों ने पद की शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि नई कैबिनेट में धामी ने 5 पुराने चेहरों को बरकरार रखा है, तो 3 नए चेहरे भी शामिल किए हैं। नए मंत्रियों में 4 ने चुनावी हलफनामे में खुद को किसान बताया है, तो वहीं मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्रियों ने राजनीति को ही अपना पेशा बताया है। और उत्तराखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जो पेशे से वकील हैं, वहीं 3 मंत्रियों ने खुद को बिजनेसमैन बताया है। खास बात यह है कि 2 मंत्रियों ने खुद को किसान और बिजनेसमैन दोनों बताया है। अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, तब धामी उनके विशेष कार्याधिकारी यानी OCD थे। इसके बाद 2002 से 2008 तक धामी उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में पहली बार, फिर 2017 में दूसरी बार धामी विधायक चुने गए। साथ ही जुलाई 2021 में धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र 45 साल थी, जिसके आधार पर धामी के नाम उत्तराखंड का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं धामी की कैबिनेट की ओर। तो उत्तराखंड कैबिनेट में पहला नाम आता है सतपाल महाराज का, जो कि चौबट्टा खाल से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के केसर सिंह को 11,430 वोटों से हराया है। गौरतलब है कि सतपाल महाराज धामी कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। महाराज के पास कुल 87.34 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो वहीं 70 साल के महाराज कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री भी हैं। कैबिनेट के दूसरे मंत्री का नाम है प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ऋषिकेश से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के जयंत रमोला को 19,057 वोटों से हराया है। तो वहीं अग्रवाल पिछली विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। इस कड़ी में अगला नाम है गणेश जोशी का, जिन्होंने मसूरी सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की गोदावरी थापली को 15,325 वोट से हराया। साथ ही आपको बता दें, जोशी धामी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। साथ ही पिछली धामी सरकार में भी शामिल थे। और जोशी के पास सैनिक कल्याण, खाद्य और ग्रामीण उद्योग MSME जैसे मंत्रालय थे। अब बारी आती है धन सिंह रावत की, जिन्होंने श्रीनगर सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मात देकर जीत हासिल की। हालांकि ये जीत काफी कम मार्जिन की रही। उन्होंने महज 587 वोट से जीत दर्ज की। पर गौरतलब है कि धन सिंह रावत धामी कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं और उन्होंने PhD की है। रेखा आर्या इस कैबिनेट की अगली मंत्री हैं, जिन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ ली और उत्तराखंड कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि रेखा आर्या सोमेश्वर सीट से 5,993 वोट से जीती थी और आर्या पिछली सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। रेखा आर्या दूसरी बार मंत्री बनी है। उन्हें मंत्री बनाकर एक साथ युवा, महिला और अनुसूचित जाति का समीकरण साधा गया है। इसी कड़ी में अगला नाम है सुबोध उनियाल का, जो नरेंद्र नगर सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के ओम गोपाल को 1,798 वोट से हराया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछली सरकार में उनियाल के पास कृषि मंत्रालय था। तो वहीं चंदन रामदास बागेश्वर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। बीते 4 दशक से राजनीति में सक्रिय चंदन रामदास धामी सरकार का नया चेहरा है। साथ ही करोड़पति होते हुए भी चंदन रामदास धामी कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्री हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के अगले मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, जिन्होंने सितारगंज विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के नवजोत पाल सिंह को 10,938 वोट से हराया है। सौरभ को ये राजनीति विरासत में मिली है और सितारगंज विधानसभा सीट पर पिता की राजनीतिक विरासत को सौरभ ने लगातार 2 चुनाव जीतकर संभाला। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा के दादा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश और पिता विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सौरभ की बुआ यानी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा है। रीता जोशी यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, इसके बाद योगी सरकार में मंत्री भी रही और अब वह प्रयागराज से सांसद भी हैं। और इस नई कैबिनेट के सामने अब PM मोदी के विजन को सार्थक करने की बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं इस बार उत्तराखंड में नए समीकरण साधने की कोशिश साफ देखी गई है। साथ ही मंत्री सतपाल, धन सिंह, सुबोध, गणेश और रेखा को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिला है, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की वापसी नहीं हो सकी। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। 3 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 1 वैश्य, 2 SC वर्ग से कैबिनेट में 3 ब्राह्मण को जगह मिली, तो CM समेत 3 ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया, 1 वैश्य, जबकि 2 चेहरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। ये नया समीकरण अब उत्तराखंड को किस नए आयाम पर ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।